हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है दो आवेशों की निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी, उसके मात्रक पढ़े, वो कैसी राशि है ये भी हमने जाना। अब हमारे पास दो आवेश हैं और दो आवेशों की एक निकाय बनी हुई है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी निकल के आती है वो हमें देखना है बेटा। तो बेटा ध्यान दीजिए इधर कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2। समझे ना इसको। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं की दूरी है r। कितनी दूरी है बेटा? r है। तो यहां पर एक Q1 आवेश है और एक है Q2 आवेश। तो इसको हमें अनंत से बिंदु ए और बी पर ला करके उपस्थित करना है। ध्यान रखना, इन दोनों आवेशों को अनंत से लेके आना है। ध्यान दो बेटा, ये आवेश भी यहां पर है और ये आवेश भी यहां पर है। जब हम Q1 आवेश को यहां लेके आएंगे, Q1 आवेश को इस जगह लेके आएंगे बिंदु ए पर, तो देखिए यहां पर कोई पहले से कोई तो आवेश है नहीं, पहले से कोई आवेश नहीं है यहां पर। तो यहां जो हम कार्य करेंगे वो कितना होगा? जीरो होगा। क्यों होगा बेटा जीरो? क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा है? अनुपस्थित है। क्योंकि इस Q1 आवेश के चारों ओर कोई अन्य आवेश नहीं है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा है? अनुपस्थित है। तो हमारे पास जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कितना होगा? जीरो होगा बेटा। कितना होगा? जीरो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास बिंदु ए और बी पर दो आवेश हैं Q1 Q2। इन दोनों आवेशों को अनंत से लाकर ए और बी पर क्या करना है? व्यवस्थित करना है। जब हम Q1 आवेश को ए बिंदु पर लेके आते हैं, Q1 आवेश को बिंदु ए पर लेके आते हैं, तो बेटा यहां जो कार्य किया जाएगा वो कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। क्योंकि बिंदु ए के आसपास कोई अन्य आवेश नहीं है। बिंदु ए के आसपास कोई अन्य आवेश नहीं है, इसलिए हमारे पास हमारे द्वारा जो W1 कार्य किया जाएगा वो कितना होगा? जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र कैसा है? अनुपस्थित है। लेकिन जब Q2 आवेश को बिंदु बी पर लाया जाता है तो हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। कार्य कितना होता है? W2 बराबर Q2। और बेटा इससे पहले कौन सा आवेश आ चुका है बिंदु ए पर? ए आ चुका है। तो वहां Q1 आवेश आ चुका है, तो उसका क्या है? विभव है। तो हमारे द्वारा क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। क्लियर है ना? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनको हमें अनंत से लाकर बिंदु ए और बी पर उपस्थित करना है या व्यवस्थित करना है। जब हम Q1 आवेश को बिंदु ए पर लेके आते हैं तो हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो जीरो होता है। जीरो इसलिए होता है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? अनुपस्थित होता है, अर्थात उसके चारों ओर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जब हम Q2 आवेश को बिंदु बी पर लाते हैं तो हमारे द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। कार्य किया जाता है तो बेटा वहां पे जो कार्य किया जाता है, कार्य की जो वैल्यू निकल के आएगी वो Q1 आवेश के विभव में की जाएगी। ठीक है ना? देखिए इधर, देखिए बेटा यहां देख लीजिए, ये बिंदु है, ये भी बिंदु है, इनकी डिस्टेंस कितनी है? r है। यहां Q1 आवेश, यहां Q2 आवेश, और इनको अनंत से लाया जाता है। लिखेंगे लिखेंगे जब, देखिए जब माना अनंत पर उपस्थित Q1 व Q2 आवेश को, अनंत पर उपस्थित Q1 व Q2 आवेश को बिंदु ए व बी पर व्यवस्थित, बिंदु ए और बी पर व्यवस्थित करना है। ठीक है बेटा? तो लिखेंगे Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया
कार्य। तो देखिए बेटा W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा कार्य का फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाएगा यहाँ पर, तो आप जानते हैं V इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन Q। वन की बात करेंगे तो देखिए W1 इक्वल टू हो जाएगा Q1 V। विभव कैसा है बेटा, यहाँ पर अनुपस्थित है, ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग मान निकालेंगे। तो W1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ क्या उपस्थित नहीं है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। ठीक है बेटा। इसी प्रकार Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है बेटा। अब पहले बिंदु Q1 आवेश को लेके आए बिंदु A पर, तो वहां हमारे द्वारा कार्य किया गया वो 0 होगा। अब हम Q2 आवेश को लेके आएंगे बिंदु B तक, अब B पर लेके आएंगे तो बेटा E पर पहले से क्या है, आवेश उपस्थित है, तो इसके द्वारा क्या उत्पन्न हो रहा है, विभव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। किया गया कार्य W2 बराबर Q2 इंटू Q1 आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव। ठीक है बेटा। विभव क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था, B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन Q2 हो जाएगा। W2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, Q2, और B विभव मतलब वन के द्वारा उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके हमने यहाँ मान निकाला है। देखिए W2 Q2 और उत्पन्न जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा, K Q1 अपॉन R। ठीक है बेटा, यही होगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है, तो इसको हम लिख देंगे W2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है बेटा। लिखेंगे कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा या किया गया कुल कार्य आई मीन विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बेटा W इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। तो देखिए इधर आगे देख लीजिएगा, तो W इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी है, 0, और 2 की वैल्यू है K Q1 Q2 अपॉन R। तो ये वैल्यू बेटा हमारे पास देखिए इस तरह से निकल के आएगी। तो W जो कार्य किया जा रहा है वो किसमें संचित हो रहा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में। तो U इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको, W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। तो बेटा ये जो समीकरण है, समीकरण 3 दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। यही दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है बेटा, क्लियर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। माना अनंत पर उपस्थित Q1 Q2 आवेश को बिंदु A और B पर व्यवस्थित करना है बेटा। मैं तो Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में यहां से यहां लेके आएंगे बिंदु Q1 आवेश को बिंदु A तक, तो जो कार्य किया जाएगा इस दौरान हम जो वर्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक लाने में, वो कितना होगा, 0 होगा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा है, अनुपस्थित है, मतलब कोई भी विभव उत्पन्न नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार Q2 आवेश को, अब यहाँ से बेटा Q2 आवेश को यहाँ लेके आएंगे, तो देखिए यहाँ से Q1 आवेश से इसकी दूरी कितनी है, R है,
तो ये अपना क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र हमें विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, किया गया कार्य W2 बराबर Q2 कोष्टक में Q1 आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव। तो W2 इक्वल टू Q2 और Q1 आवेश के कारण R दूरी में विभव कितना आएगा, KQ अपॉन R आएगा। तो KQ1 अपॉन R हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हमने जोड़ा तो टोटल कार्य निकल के आया और यही कार्य किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ये निकल के आ गया। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए देखिए नहीं बढ़ेगा, कुछ विशेष पॉइंट है इसमें, नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट क्या है बेटा कि सजातीय आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। सजातीय आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि यहाँ पर बाह्य बल द्वारा कार्य किया जाता है। जबकि असमान आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर कूलम बल द्वारा कार्य किया जाता है। बड़े इससे पहले आपने एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है और एक पढ़ी आपने विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इनमें क्या अंतर होता है कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। जबकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक अथवा ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है ना। तो बेटा पहला पॉइंट है हमारे पास, समान प्रकृति के आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है बेटा, धनात्मक होती है। धनात्मक होती है। ठीक है बेटा, कैसी होती है, धनात्मक होती है। क्लियर है। तो जो U होगी बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना। कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहां बाह्य बलों द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है। U इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। सेकेंड पॉइंट है बेटा अपने पास, असमान प्रकृति के आवेशों के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है। तो U माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। तो U इज प्रोपोर्शनल टू 1/R को शो करेगा ये। देखिए बेटा यहां पर एक तीसरा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या अंतर होता है। देखिए लिखेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व विद्युत स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा व विद्युत स्थितिज ऊर्जा में मुख्य अंतर यह है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर है? तो एक सिंपल सा अंतर समझ में आया कि जो गतिज स्थितिज ऊर्जा होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है और जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। बेटा पहला पॉइंट क्या था हमारे पास कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं या धन धन हो या ऋण हो, तो उनके द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। क्योंकि हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होता है, बाह्य बलों के विरुद्ध कार्य करना होता है। जबकि असमान प्रकृति के आवेशों में एक प्लस और एक माइनस है, तो वहां आपको कूलम्ब बल ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहां पर क्या होता है? आकर्षण होता है, तो वहां स्वयं ही वर्क हो जाता है। तो वहां जो ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तीसरा पॉइंट था बेटा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होगी और विद्युत स्थितिज ऊर्जा सदैव धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।